खुशकिस्मत वे लोग होते हैं जिनको वर्दी मिलती है और छात्र के जुनून पर डिपेंड करता है। जब डीएसपी बन गए थे सर, तो सबसे पहले आप हम ये नहीं कह सकते हैं कि 10 घंटा या 12 घंटा या 20 घंटा हम पढ़ेंगे तभी सिलेक्शन होगा, क्योंकि मैं जब तैयारी करता था तो मैं नहीं है कि बच्चों पर डिपेंड करता है कि उनका मेमोरी पावर किस तरह का है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि एक बार किसी चीज़ को पढ़े, कहीं ऐसा नहीं है कि दिल टूटेगा तभी हम सक्सेस हो पाएंगे। ठीक है, ये एक बिल्कुल गलत बात है। लेकिन देखिए, आपको लगता है कि अगर जब आपको मौत आनी होगी ना, तो आप कोई ताकत आपको नहीं रोक पाएगा। जीना है। अच्छा, मौत से डर लगता है? नहीं, मुझे नहीं लगता है। मतलब सामने से 10 मीटर से गोली चली थी। इस बात सही है कि चमक जो है सो यूं ही विरासत में नहीं मिलता है, इसके लिए वर्षों जलना पड़ता है। आप अपने बचपन में सर गरीबी देखे या फिर अमीरी? मैं कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वैसा व्यक्ति जो अपने लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए कभी पारार शिक्षक के रूप में कुछ दिन काम किया, फिर LIC एजेंट रहा, फिर खलासी का भी काम किया, वो आदमी कभी DSP बन करके इस जगह पे लोगों का। नमस्कार, मैं अरबाज। आज हमारे साथ DSP अशोक प्रियदर्शी सर मौजूद है। आज हम उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपको हमारे चैनल में स्वागत है सर। धन्यवाद अरबाज। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन, जोहार, जय हिंद। सर, कौन से बच्चे UPSC और JPSC तैयारी करें सर? देखिए, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है किसी का तैयारी करने पर। तैयारी कोई भी कर सकता है, बट हमने बच्चों के रुचि पर ध्यान देना है कि जो बच्चे इसमें रुचि रखते हैं, जिनको सिविल सर्विस में जाना है, बेसिकली उनको फोकस करना चाहिए, इस पर उनको उनकी तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि हमारा जो गोल है, जो हम अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं, तरह तरह के हैं। कोई अगर क्रिकेटर बनना चाहता है, कोई फुटबॉलर बनना चाहता है तो स्पोर्ट्स के दिशा में जाए, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, अन्य बहुत तरह के फील्ड्स हैं जिसमें सब अपना जो है सो अपना लक्ष्य निर्धारित करके उसको प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे किसी के ऊपर अपना विचार नहीं थोपना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि वैसे बच्चे जिनको समाज का सेवा करना है, जिनको इस फील्ड में रुचि है, उनको इस फील्ड में जाने चाहिए। बच्चे कब से तैयारी करें सर DSP बनने के लिए? देखिए, इसका बेसिकली बच्चों पर डिपेंड करता है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि कुछ वैसे ऐसे होते हैं जो अपना इंटर करने के बाद अपना लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाते हैं। वो अपना लक्ष्य का निर्धारण मैट्रिक के बाद ही कर लेते हैं, बट आप उसमें एलिजिबल होते हैं जब आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं। तो बेसिकली लोग जो हैं, आप इंटर के बाद तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, साथ साथ में आपके पढ़ाई के साथ साथ तैयारी शुरू हो जाए, और आप एलिजिबल बेसिकली ग्रेजुएशन के बाद हो जाता है। तो ग्रेजुएशन के बाद आप उसके। सर, सिविल सेवा परीक्षा का तैयारी करने के लिए सर कौन सा तरीका आप अपनाए थे सर? देखिए, ऐसा है अरबाज कि भीड़ बहुत है। लगभग 4 से 5 लाख लोग अपीयर होते हैं एग्ज़ाम में, और उसमें से सिलेक्शन 150, 200, 250 लोगों का हो पाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपना जो रूटीन या इसको फॉलो किया था, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक होता है कि आपका ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, ऐसा कहते हैं ना कि अगर आपको आउटपुट ज़्यादा, इनपुट कम लेने के बाद आउटपुट ज़्यादा चाहिए, तो ऐसे में आपको ग्रुप डिस्कशन एक बहुत बेहतर तरीका है जिसको आप अपना सकते हैं। हम लोगों का भी जो ग्रुप था वो एक इतना ज़बरदस्त तरीका था वो, कि उसका ही एक परिणाम था कि कहीं ना कहीं पूरे ग्रुप के सभी लड़कों का चयन हो पाया। तो ग्रुप डिस्कशन एक बेहतर तरीका है। और दूसरा ये है कि बेसिकली सिविल सर्विस का परीक्षा जो है आपका रिटेन स्किल को देखता है। तो लिखने का प्रैक्टिस लोगों को काफ़ी करनी चाहिए। जितना ज़्यादा आप करेंगे, जितना स्पीड लिखेंगे, जितना ज़्यादा आप लिखेंगे, बेहतर ढंग से अपने आप को आप बता पाएंगे। आप अपने आंसर के माध्यम से आप आपके आइडियाज़ को, आपके सोच को, आपका सिलेक्शन का चांस उतना बढ़ जाता है। रह गया कि याद करने के तरीके, तो बहुत सारा ऐसा हम लोगों ने देखा है, पढ़ा भी है कि भाई शॉर्टकट अपनाइए, ट्रिक बेसिस पे ये करिए, तैयारी करिए, टाइम मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान देना है। उसमें हम लोगों ने ग्रुप डिस्कशन में जो अप्लाई किया था, हम लोगों ने उसमें साथ में ट्रिक बेस्ड हम लोग पढ़ाई करते थे, खास करके PT को ध्यान में रख करके। जब PT का तैयारी, प्रारंभिक परीक्षा का तैयारी जब हम लोग शुरू किए थे, तो आपस में 2-3 लड़के जो हैं सो ट्रिक बनाने पर ध्यान देते थे, और ट्रिक बनाने के बाद शॉर्टकट्स जो होते हैं उसके आधार पर हम लोग तैयारी किए थे। लेकिन ये कहना उसके साथ साथ कि भाई तैयारी का या ये इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आप भले तैयारी अगर विस्तृत रूप से आप कर लिए हैं तो आप उसका शॉर्टकट फिर जा सकते हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि सिर्फ शॉर्टकट्स अपना करके आप चयनित हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। तो विस्तृत गहन अध्ययन करने चाहिए,
साथ ही साथ अगर उसमें आप ट्रिक्स बेस्ड अगर कुछ उस तरह का ये करते हैं, जैसे अभी बहुत पॉपुलर खान सर हैं, आप लोगों ने सुना होगा उनको, बहुत इंटेलिजेंट हैं, अपने क्षेत्र में बेहतर नाम कमा रहे हैं, और उनका जो तरीका है पढ़ाने का वो कहीं ना कहीं आपके जो स्टूडेंट्स उसके मानस पटल से हटता नहीं है। आप देखते होंगे, हम लोग भी ऑब्जर्व करते हैं कि पढ़ाने का तरीका स्मार्ट स्टडी का टाइम हो गया है। ये नहीं कि आप गार्जियन को दिखाने के लिए 15 घंटा 18 घंटा 20 घंटा पढ़ रहे हैं और पता चल रहा है कि उसका फलाफल आपके पास जो है सो शून्य है। आप सिर्फ दिखाने के लिए पढ़ रहे हो। तो किसी को दिखाने के लिए नहीं पढ़ना है, ठीक है, सीखने के लिए पढ़ना है। तो ऐसे में आप अगर अपने बेहतर तरीके को आप ईजाद कर पाएँ, जिससे आप चीज़ों को अपने अंदर रख पाते हैं काफ़ी समय तक, तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। हम लोग उसमें कभी कभी तो रिकॉर्डिंग कर करके भी अपने जो रिवीजन होता था उसको भी मैं करता था कि अपनी आवाज़ में अपने पूरे बात को अपना पढ़ करके रिकॉर्ड कर लिया। रिकॉर्ड करने के बाद जब मैं बैंक्स में होता था या कहीं अन्यत्र कहीं घूमने भी निकल गया तो वो अपने रिकॉर्डिंग को कान में हेडफोन के माध्यम से अपना लगा करके मैं चल रहा हूँ। लोगों को लगता था कि सर मैं म्यूज़िक सुन रहा हूँ, लेकिन मेरा अपना पूरा सिलेबस जो है उसका रिवीजन में उस हिसाब से करता था। चूँकि हमको टाइम भी नहीं मिल पाता था, तो मेरा पूरा रिवीजन भी उस तरह से हुआ है। तो कहीं ना कहीं लोगों को ग्रुप डिस्कशन, लिखने का प्रैक्टिस, साथ ही साथ आपका जो याद करने का जो तरीका होता है, रिवीजन जो होता है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसमें रिवीजन जितना ज़्यादा आप कर पाएँ। ये नहीं कि आप एक चीज़ को याद करने के लिए 10 किताब पढ़ रहे हो, एक किताब को 10 बार पढ़ना है आपको, ताकि आपके मन और मस्तिष्क से ये चीज़ें जाए नहीं। ऐसा नहीं होता है कि आप 6 महीना पढ़ने के बाद फिर से आप ड्रॉप कर दिए। कंसिस्टेंसी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं कि 6 महीना पढ़े और फिर से आपने ड्रॉप कर दिया, फिर आप जब स्टार्ट करेंगे तो आपको फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप थोड़ा सा ही पढ़ाई करो, लेकिन कंसिस्टेंट रहो, लगातार आपकी पढ़ाई जारी रहनी चाहिए। और जब लगातार आपकी पढ़ाई जारी रहेगी तो आप कहीं ना कहीं जो आप तैयारी कर रहे हैं उससे आप दूर नहीं हो पाएंगे। और बाद में उसके बाद तो प्रैक्टिस सेट वगैरह है, जहाँ आप अपने ग्रुप में बैठ के प्रैक्टिस सेट वगैरह करिए, और इन सब चीज़ों को अगर अपनाएंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, कहीं ना कहीं हेल्पफुल होगा आपके लिए। डीएसपी बनने के लिए झारखंड का बच्चे कौन सा सब्जेक्ट को चुने सर? आज से मुझे लगता है कि 5वीं जेपीएससी जब हम लोगों ने जब दिया था तो उससे पूर्व जो है 5वीं जेपीएससी तक सब्जेक्ट था, अलग अलग सब्जेक्ट था। आपको जो रुचि जिस सब्जेक्ट में थी आप अपनी रुचि के अनुसार उसको रख सकते थे। लेकिन 2016 के बाद जब 5वीं जेपीएससी ख़त्म हुई उसके बाद सब्जेक्ट का लिमिट को ख़त्म कर दिया गया है। सभी के लिए इक्वली सभी सब्जेक्ट को पढ़ना ज़रूरी है। और बेसिकली वो सामान्य अध्ययन के सभी पेपर होती है, 6 या 7 पेपर होता है, वो सभी पेपर को सभी अभ्यर्थियों को पढ़ना पड़ता है। आप डीएसपी का नौकरी कब ज्वाइन किए थे सर? मेरा चयन जो है 5वीं जेपीएससी के तहत 2016 में हुआ था, और मैं 2016 से अभी पुलिस सेवा में तब से सेवा दे रहा हूँ। डीएसपी बनने से पहले क्या करते थे सर? बहुत लंबी जर्नी है। डीएसपी बनने से पूर्व मैं भारतीय स्टेट बैंक में एक सहायक के पद पर कार्यरत था। लगभग 8 से 9 साल अपनी सेवाएं वहाँ मैंने दी है। उससे पूर्व मैं पारा शिक्षक भी था, तो बेसिकली पारा शिक्षक था। बाद में मैंने बैंक से उसके बाद इधर ज्वाइन किया। पारा शिक्षक बनने से पहले क्या करते थे सर? मेरी मैट्रिक 1997 में हुई। मैट्रिक होने के बाद इंटर मेरा 1999 में कंप्लीट हुआ था। तो मेरा जो आर्थिक स्थिति, घर का आर्थिक स्थिति था, वो बिल्कुल बहुत ख़राब ही स्थिति था, बता नहीं सकता। हम लोग 4 भाई बहन पढ़ने वाले थे, जिसमें मेरे बड़े भैया का पढ़ाई भी छूट गई थी इसी वजह से। पापा उसमें मजदूर ही थे। तो मेरे मैट्रिक होने के बाद लगभग पिताजी का जॉब हुआ, उसमें भी मैसेंजर के पद पर भारतीय स्टेट बैंक में थे, और उनका जो वेतन था बहुत काफ़ी कम था। तो हम लोग को, बड़े भैया को और हमको भी पढ़ाई छोड़नी पड़ी इस बीच। तो लगभग 6 से 7 साल हमारी पढ़ाई कंप्लीट बंद हुई। उसी बीच जो है सो पारा शिक्षक के रूप में मैंने सेवाएं दिया। आपके जीवन में कोई ऐसा घटना घटी है सर कि जो पूरा आपके जीवन का कार्य काल ही पलट कर रख दिया हो और आप एक डीएसपी बनने का जुनून बना हो? देखिए अरबाज, ऐसा है कि मेरा ऐसा मानना है कि जितने भी लोग हैं कहीं ना कहीं सभी लोग अपने किसी न किसी संघर्ष से गुजरे हुए हैं। और ऐसा कुछ मैं अलग से नहीं हूँ कि मैंने कुछ अलग से संघर्ष किया और बाकी लोग नहीं किए हुए हैं। सब लोग देहाती क्षेत्र से हैं, सब लोग ग्रामीण परिवेश में पले बढ़े हैं, मैं भी वहीं से हूँ। और निस्संदेह ये कहा जा सकता है कि हमने अपने जीवन में भी बहुत काफ़ी संघर्ष किया है। मैट्रिक मेनली हमारा इंटर कंप्लीट होने के बाद आर्थिक स्थिति की वजह से हमको पढ़ाई छोड़नी पड़ी। और 2005 में मेरी जैसा कि शादी भी हो गई थी,
बच्ची मेरी 2006-07 में हो गई थी। तो एक पारिवारिक जिम्मेवारी भी था मेरे सर के ऊपर, और साथ साथ में अपने आप को इस्टेब्लिश भी करना था। और हमारा लक्ष्य तो बहुत पहले से था कि हमको जो है कहीं ना कहीं जॉब करना है। तो इस दौरान ये जो कंप्लीट दौर रहा 1999 के बाद का जो है, वो मेरे जीवन का सबसे बड़ा संघर्षपूर्ण दौर रहा था। और काफ़ी ऐसी घटनाएं घटी है मेरे लाइफ में जिसको हम कह सकते हैं कि वो हमारा टर्निंग पॉइंट रहा लाइफ का। कोई एक घटना के बारे में तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई थी इसी दौरान जब मैं पारा शिक्षक था। तो पारा शिक्षक में हम लोग 3-4 मित्र लोग थे। हम लोग सभी लोग लगभग पारा शिक्षक छोड़े, और पारा शिक्षक के रूप में अभी कुछ लोगों का चयन हमारे एक मित्र का शिक्षक के रूप में, अपने 2 मित्र शिक्षक के रूप में सेवाएं दे रही हैं। हम लोगों ने भी पारा शिक्षक छोड़ा। उसके बाद का लाइफ जो है सब लोग ट्यूशन वगैरह पढ़ा करके, तो संघर्ष काफ़ी रहा है। 2005 में जब शादी हुई, बच्ची हुई, उसके बाद घर की जिम्मेवारी जब हमारे सर के ऊपर आई, तो इस बीच हमको घर का जिम्मेवारी भी निभाना था, साथ में पढ़ाई भी करनी थी। तो कहीं ना कहीं हमारा जो लक्ष्य था, उस लक्ष्य में भटकना भी नहीं चाहता था। तो घर द्वार छोड़ करके मैं बाहर भी चला गया काम करने के लिए। 2005 में आप अपने गांव छोड़कर बाहर काम करने चले गए सर। क्या क्या काम करते थे? जी, मैं वही बता रहा था। बताने में थोड़ा संकोच भी होता है, लेकिन ठीक है, काफ़ी लोगों का मोटिवेशन मिलता है। लोगों को संसाधन का रोना नहीं रोना चाहिए कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ये रहेगा तभी हम कुछ कर पाएंगे। हमारे बीच भी कम से कम वही था। 2005 में जब हमारा शादी हो गया, उसके बाद जब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी, तो जो टारगेट हमने सेट किया था उसे अचीव करने का कोई साधन कहीं से दिखाई नहीं पड़ रहा था। तो ऐसे में सिर्फ लक्ष्य को ध्यान में रख करके हम यहाँ से बाहर कमाने के लिए चले गए, और गोवा गया था मैं। गोवा में लगभग 1 महीने अपने चाचा के साथ डंपर में खलासी के तौर पर भी काम किया था। आप खलासी का भी काम कर चुके हैं सर? जी, 1 महीना के करीब में मैं रहा था वहाँ पे। कुछ हमारे अपने लोग भी, बहुत सारे लोग वहाँ थे जिन्होंने मोटिवेट किया, या उसको जैसे भी कहिए। अगर निगेटिव बातें कोई बोलती है तो अपने लाइफ में सबसे बड़ा मोटिवेशन ये होता है कि कोई आपकी बेइज्जती करता है। तो मैं जब गोवा में था तो मेरे लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट वही था। वहाँ कुछ लोगों ने मेरा हंसी मजाक उड़ाया था कि आप इतने पढ़ाई करने के बाद भी आप काम करने के लिए, और भी खलासी का काम करने के लिए आप यहाँ आ गए हो, तो ये शोभा नहीं देता है। उसी समय मैंने डिसाइड किया था, और मैं चाचा को बोला भी कि मैं वापस जाना चाहता हूँ, और मेरा जो लक्ष्य है, चाहे जितना भी संघर्ष करना पड़े, वो लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो वो मेरा ज़िंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा। मैं उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मुझे गोवा में मिले थे, और शायद उनको याद हो या ना हो, लेकिन वो मेरा ज़िंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उनका एक एक शब्द जो है कहीं ना कहीं पॉजिटिव वे में लिया कि हाँ, अगर उनका कहना है तो भी गलत नहीं बोल रहे हैं। और हमको अपने लक्ष्य के प्रति अगर समर्पित होना है तो मैं यहीं रह करके कुछ करूँगा, लेकिन अपने लक्ष्य को भूलना नहीं है किसी भी दृष्टिकोण से। तो फिर वहाँ से मैं वो खलासी का जो जॉब है छोड़ करके वापस गाँव आया, और गाँव आने के बाद पूरी शक्ति को अपने समेटा। लेकिन फिर वही संघर्ष वहाँ से भी स्टार्ट था। फिर बीच में मैं LIC एजेंट के रूप में भी लगभग 1 साल 1.5 साल तक काम किया, और LIC के जो पैसे मिले थे उस पैसे को लेकर के मैं हज़ारीबाग आया था 2008 में। जब 2008 से मैंने अपनी तैयारी शुरू की, तो ऊपर वाले का या एक परमात्मा का एक आशीर्वाद रहा कि बहुत ज़्यादा दिन तक हज़ारीबाग में आके संघर्ष नहीं करना पड़ा। चूँकि बचपन से मैं एक मेधावी छात्र था, तो कहीं न कहीं और गार्जियन को भी ये भरोसा था कि जब ये तैयारी शुरू करेगा या पढ़ाई के दिशा में ये करेगा तो कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा। तो 6 महीने लगभग मैं हज़ारीबाग में विभिन्न कोचिंग संस्थान में अपनी तैयारी किया, और उस दौरान सफल हुआ। मेरा पहला एग्ज़ाम लाइफ का भारतीय स्टेट बैंक का था, और उसको मैंने 2008 में दिया था, और पहला बार एग्ज़ाम दिया था और उसमें मेरा चयन हुआ था। पहले प्रयास में भी आप JPSC निकाल लिए सर? जी, उसके बाद फिर मेरी पढ़ाई ये जो है लगभग बंद हो गया था। तो 2013 में जब JPSC का ये एग्ज़ाम आया था, तो एग्ज़ाम आया, उसके बाद काफ़ी सारे लोगों ने मुझे कहा कि आपको जो है सो आप इस चीज़ के लिए नहीं बने हो। और चूँकि कहीं ना कहीं मेरा एक मन में था कि भाई समाज सेवा करना है और उस दिशा में जाना है, वर्दी प्राप्त करनी थी, चूँकि मन में सिर्फ एक ही था कि DSP बनना है। तो जो हम अपना जो मैंने लक्ष्य बीच में कुछ जो लक्ष्य के प्रति जो हमारा समर्पण थोड़ा कम हो गया था, उसको फिर से समेटते हुए 2013 में जब 5वें JPSC का फॉर्म आया तो मैं उसको फिलअप किया। उस समय मैं बैंक में था, लगभग मेरी सेवाएं 4 से 5 साल तक उस समय मैं दे चुका था बैंक में। उसके बाद मैं वहाँ से हज़ारीबाग आया, और हज़ारीबाग आने के बाद फिर JPSC 5वें JPSC की तैयारी शुरू की, और जब से शुरू की उसके बाद 2016 में
जब 5वीं जीपीएससी का फाइनल रिजल्ट आया तो मैं खुश नसीब था कि मेरा नाम भी उस लिस्ट में था। जब डीएसपी बन गए थे सर, तो सबसे पहले आप किनको बताई थी ये चीज़? जब रिजल्ट आपका आया, आपको लगा कि हम डीएसपी बन गए, तो इस बात को आप किसे बताएं सर? ऐसा है कि मेरे लिए एक अविश्वसनीय था। मैं कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वैसा व्यक्ति जो अपने लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए कभी पाराट शिक्षक के रूप में कुछ दिन काम किया, फिर LIC एजेंट रहा, फिर खलासी का भी काम किया, वो आदमी कभी मतलब DSP बन करके इस जगह पे लोगों का सेवा कर पाएगा। तो जब मेरा चयन हुआ था तो काफ़ी भाव विभोर वाला वो वक्त था। और सबसे पहले चूँकि हम अपने हज़ारीबाग में मैं रह रहा था, तो मेरी पत्नी, मेरे बच्चे और मेरा छोटा भाई भी वहीं पे था। तो ये सबसे पहला खबर जो है सो मैंने अपने पिताजी को दिया था, और वो उनके आंसू थम नहीं रहे थे। तो सबसे पहला खबर मैं अपने पिताजी को, उसके बाद तो फिर पूरे शहर को पता चल गया। अपने सारे परिवार के लोगों को, जो शुभचिंतक थे, उनको मैंने दिया। मैंने दोस्त यारों को बताया कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। डीएसपी बनने के बाद पहली पोस्टिंग आपकी कहाँ हुई थी सर? ऐसे मेरा प्रोबेशन जो रहा है वो चाईबासा में हुआ था, जहाँ मैंने 1 साल अपना फील्ड ट्रेनिंग किया था। उसके बाद हमारी जो पहली पोस्टिंग हुई अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बुंडू के रूप में हुआ था, जहाँ मैं लगभग 14 से 15 महीने अपनी सेवाएं दी थी। इसका जो युवा जो जेपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, उसे कितना देर पढ़ना चाहिए सर? देखिए, इसका कोई लिमिट नहीं है, ये डिपेंड करता है छात्र पर और छात्र के जुनून पर डिपेंड करता है। मेरा ऐसा मानना है कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि 10 घंटा या 12 घंटा या 20 घंटा हम पढ़ेंगे तभी सिलेक्शन होगा। क्योंकि मैं जब तैयारी करता था तो मैं बैंक में था। सुबह के 9 बजे से लेकर के 6:30-7 बजे तक मैं बैंक में अपनी सेवाएं देता था। उसके बाद जो टाइम बचता था परिवार को भी देना था और तैयारी भी करनी थी। तो मैं अपने उस दौरान लगभग 5 से 6 घंटा से ज़्यादा कभी पढ़ नहीं पाया। तो मेरा ऐसा मानना है कि 6 से 7 घंटे बहुत मतलब सफिशिएंट होते हैं किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, तैयारी करने के लिए। और जब एग्ज़ाम का समय आता है तो उस समय कुछ ज़्यादा 8 से 10 घंटे ये होते हैं। लेकिन इसका कोई लिमिट नहीं है कि बच्चों पर डिपेंड करता है कि उनका मेमोरी पावर किस तरह का है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि एक बार किसी चीज़ को पढ़े, देखे, समझ गए तो उनको कम पढ़ने की ज़रूरत पड़ता है। वो 4 घंटे भी पढ़ेंगे तब भी उतना मेकअप कर लेते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 10 घंटा 12 घंटा भी पढ़ेंगे तभी उस ये को मेकअप कर पाते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि इसका कोई लिमिट नहीं है। अपने अपने हिसाब से अपना रूटीन बनाना चाहिए और उस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। 6 से 7 घंटा आइडियल होता है तैयारी करने के लिए। जेपीएससी का जब आप तैयारी कर रहे थे सर, उस समय आप सुबह कितना बजे उठ जाते थे? जैसा कि मैं बताया कि मेरा बैंक का जब ये काम ख़त्म होता था 6:30-7 बजे के करीब मैं घर लौटता था। और 6:30 बजे से हम लोग ग्रुप डिस्कशन रखे हुए थे। मेरे बैचमेट 6-7 बैचमेट थे हमारे, अभी जो लगभग वो लोग भी इसी सेवा में 5वीं जेपीएससी में भी उनका चयन हुआ है विभिन्न पदों में। कुछ लोग DSP हैं, कुछ लोग प्रखंड विकास पदाधिकारी के रूप में सेवा दे रहे हैं, कुछ लेबर सुपरिटेंडेंट हैं। तो 7-8 लोग थे, उसमें से एक व्यक्ति को छोड़कर बाकी सभी का सिलेक्शन उसी जेपीएससी में यानी हुआ था और पूरा ग्रुप का ही सिलेक्शन उस जेपीएससी में हुआ था। तो हम लोग 6:30 से ग्रुप डिस्कशन रखते थे। मैं 7 बजे पहुंच पाता था। तो रात के 7 से 10 बजे तक हम लोग ग्रुप डिस्कशन रखते थे। 10 बजे के बाद वापस आना, अपना खाना वाना खाना, सो जाना। सुबह में 5 बजे से लेकर सुबह के 8 बजे के करीब में वो मेरा अपना समय होता था। और बेसिकली जो भी पढ़ाई मैं करता था वो उसी दौरान करता था। और साथ ही साथ 8 बजे से 9 बजे तक मैं 2 बच्चों को अपने पढ़ने के साथ साथ उनको भी कुछ ज़रूरत था। लोगों ने कहा कि आप हमको पढ़ाइए, तो उस दौरान जब तक मेरी तैयारी चली तब तक उन दोनों बच्चों को भी मैं पढ़ाते रहा। और मैं बहुत खुश हूँ उसमें से एक बच्चा का सिलेक्शन हो गया है, अभी वो जॉब कर रहा है। एक बच्चा अभी तैयारी में है। अभी कितना बजे सुबह उठ जाते हैं सर? अभी काम पर डिपेंड करता है, चूँकि हम लोग का 24/7 काम है, कहीं कुछ ऐसा नहीं। जिस तरह की घटनाएं घटती है, और चूँकि ये बेसिकली नक्सल प्रभावित क्षेत्र है तो कभी ऑपरेशन में, कभी फील्ड में हमेशा निकलना पड़ता है। तो जैसा डिपेंड करता है, हम लोग कभी 10 बजे, 11 बजे, कभी रातों भर बाहर रहना पड़ता है। तो जनरली अगर आइडियल रेस्ट टाइम मिल गया तो हम लोग 10-11 बजे करीब में अगर सो गए तो यूजुअली हम 5 बजे 6 बजे करीब में उठ जाते हैं। मेरा 1 घंटा एक्सरसाइज का टाइम होता है, उसके बाद बाकी काम फिर स्टार्ट होता है। सर ऐसा भी माना जाता है सर कि दिल टूटने पर ही छात्राएं यूपीएससी, IAS, DSP बनते। ये कहाँ तक सच है सर? जी नहीं, मैं नहीं मानता इसको। आपका दिल टूटा है सर? देखिए, मेरा ऐसा मानना है
कि ये दिल टूटने की बात जो तो मोटिवेशन से रिलेटेड है, मेरा ऐसा मानना है कि मोटिवेशन से रिलेटेड है। लेकिन आपको लगता है कि आप अगर सेल्फ मोटिवेटेड हैं तो किसी का मोटिवेशन का कहीं कोई ज़रूरत नहीं होता है। और सबसे बड़ा मोटिवेशन मेरा मानना है कि बेइज्जती होता है। अगर चीज़ों को आप दिल पर ले रहे हो ना, तो आपको किसी का मोटिवेशन का ज़रूरत नहीं पड़ता है। अगर आपका कहीं दिल टूटा, जैसा कि आप बता रहे हो, ऐसा एक मिथक इसको कहिए, मैं इसको नहीं मानता कि दिल टूटने पर ही लोग अपना गोल को अचीव कर पाएंगे। चीज़ों को जब आपके विपरीत कोई चीज़ चलती है, और कोई लोग अगर आपके आलोचक जो होते हैं ना, आलोचक जो आपके होते हैं और जो बुराई करने वाले लोग होते हैं, वो सबसे बड़े मोटिवेटर होते हैं आपके। और चूँकि मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस रहा है कि जब मैं अपना पढ़ाई सब कुछ छोड़ चुका था, तो लोगों ने ये तक कहना शुरू कर दिया था कि ये कुछ नहीं कर पाएगा अपने लाइफ में, तो इसको बाहर चले जाना चाहिए काम करने के लिए। तो उस दौरान कम से कम मुझे ऐसा विश्वास था अपने आप पर कि जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं अपने आप को प्रूफ कर लूँगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके जुनून पर डिपेंड करता है। ये कहीं ऐसा नहीं है कि दिल टूटेगा तभी हम सक्सेस हो पाएंगे। ठीक है, ये एक बिल्कुल गलत बात है। हाँ, एक रहता है कि जैसे आपने आप एक मोटिवेट हो गए, आपको लगता है अगर आपने लक्ष्य बना लिया है तो फिर किसी को कुछ मोटिवेशन का ज़रूरत नहीं पड़ता है। उसको खुद से लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर पूरे मनोयोग से, पूरे लगन से अगर उसके प्रति लगें तो कहीं कुछ दूसरा और दिल टूटने का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। आपको आखिर वर्दी का ही नौकरी क्यों चाहिए था सर? कि एक वर्दी में एक तो गजब का आकर्षण है। ठीक है, और खुशकिस्मत वो लोग होते हैं जिनको वर्दी मिलती है, जिनके नसीब में वर्दी होती है। मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ इस मामले में कि मुझे कहीं ना कहीं वर्दी पहनने का मौका मिला। जब वर्दी पहनते हैं तो एक उसके बाद का जो जुनून होता है, लोगों के प्रति जो काम करने का जो ये होता है, लोगों के लिए जो काम करने का जोश और जज्बा होता है, वो काफ़ी कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। उसका तुलना नहीं किया सकता है। शुरू से जब मैं बचपन से मैं देखता था लोगों को, वर्दीधारियों को देखता था, तो कहीं ना कहीं एक आकर्षण मन में था। बाद में मुझे ऐसा फील हुआ देखने के बाद कि वर्दी ही एक ऐसा एक जरिया है, एक माध्यम है, जहाँ से हर एक तबके के, समाज के हर एक तबके तक पहुँच सकते हैं आप, आसानी के साथ पहुँच सकते हैं। और इसका क्षेत्र इतना व्यापक है कि जिस तरह से भी चाहे, चूँकि एक जॉब जो है सो थ्रिलिंग वाला जॉब है, इसमें सस्पेंस और थ्रिलर और वो चोर पुलिस वाला जो गेम होता है, वो कहीं ना कहीं बहुत लुभाता था, पहले से भी लुभाता था। और लगता था कि इस फील्ड में जाने के बाद बेहतर ढंग से लोगों का जो ज़रूरत है, जो देख रहे हैं जहाँ शोषण हो रहा है, उसको हम लोग कहीं ना कहीं उसको पाट पाएंगे लोगों का। दूसरा चीज़ ये था कि हम लोग कहीं ना कहीं जब भी उस टाइम का दौर है जब मेरे मन में ये बात आया था, तो मुझे लगता था कि पुलिस के और पब्लिक के बीच का जो खाई है ना, वो कहीं ना कहीं बहुत बढ़ गया है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा था, बहुत बार मुझे थाना भी जाना हुआ था, पुलिसों से सामना करने का नौबत आया था। लेकिन उनका जो बिहेवियर था और ये था, वो कहीं ना कहीं लोगों के मन में भय पैदा करता था। अगर हमको कुछ काम होता था थाने में, तो जाने से हमको डर लगता था कि थाने जाएंगे पता नहीं क्या होगा। तो मेरे मन में ये था कि जब हम इस क्षेत्र में जाएंगे, जब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो मैं ये कोशिश करूँगा कि हर वो व्यक्ति जिसको ज़रूरत है, थाने से ज़रूरत है, जिनको एकदम जो ज़रूरतमंद है, उनको ऐसा व्यवस्था, इतना सेवा उपलब्ध कराना ताकि बेफिक्र होकर के थाने में जाकर के अपनी बात को रखें, ताकि जो हम सेवा करने वाले लोग हैं उनकी बात को अच्छी तरीके से समझ के उनको दूर कर सकें। तो मेन तो यही था कि भाई मेरे मन में था कि नहीं, एक इस फील्ड में आने के बाद, वर्दी पहनने के बाद, आप वो हर एक ज़रूरतमंद इसको बेहतर ढंग से आप उसकी समस्याओं को समझ सकते हैं और उनको दूर कर सकते हैं। तो मेरे मन में कहीं ना कहीं यही था, जिसके वजह से मैंने हमेशा से, मेरा सिलेक्शन से पहले हम लोगों ने सभी ने डिसाइड किया था, मेरे पूरे ग्रुप ने डिसाइड किया था। मैं एक बड़ा अच्छा वाक़या आपको बताता हूँ कि जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, ग्रुप में पढ़ाई करते थे, तो 6-7 लोग थे और 6-7 लोगों ने एक बार डिस्कशन किया कि किसको क्या बनना है, किस फील्ड में जाना है। तो बड़ा अच्छा ये रहा कि उस पूरे ग्रुप में जिस लोगों ने जो अपना सेवा का चयन किया था, आज उसी पद पर चयनित होकर सेवा दे रहे हैं। और हम लोगों ने क्या किया था, जिस रूम में हम लोग पढ़ाई करते थे, उसके दरवाजे पर सभी के नाम के बगल में सभी का पद लिखा हुआ था पहले से ही। हाँ, आपका क्या लिखा हुआ था सर? हम लोग मेरे ये अनुमान, ये हमारा डीएसपी ही लिखा हुआ था। डीएसपी बन भी गए जी। हमारे ये एक मित्र हैं, संदीप सुमन समदर्शी हैं जी, वो भी अपने नाम के आगे पुलिस डीएसपी ही लिखे थे।
उनका सिलेक्शन भी वहीं हुआ। एक अमिता लकड़ा थी हमारे बैच में, उनका सिलेक्शन भी डीएसपी में हुआ। मेरा भी सिलेक्शन हुआ। एक हमारे अरविंद जी हैं, वो अपना लिखे थे आपका प्रखंड विकास पदाधिकारी के, लेकिन वो 1-2 नंबर की वजह से उनका चयन लेबर सुपरिटेंडेंट के रूप में हुआ। एक पप्पू रजक जी हैं, वो अपने नाम के आगे प्रखंड विकास पदाधिकारी ही लिखे, डिप्टी कलेक्टर लिखे हुए थे, उनका चयन भी डिप्टी कलेक्टर में हुआ। कुल मिलाकर हमारे बैच में एक यूनिका जी थी, यूनिका शर्मा, उनका भी डिप्टी कलेक्टर, वो तो डीएसपी लिखे थे बट डिप्टी कलेक्टर बने। तो हमारे पूरे ग्रुप में जितने लोग थे, जो अपना एक गोल बनाया था उन्होंने, जो लक्ष्य बनाया था, उसको पाने में सफल रहे। सर आप अपने बचपन में सर गरीबी दिखे या फिर अमीरी? बहुत गरीबी देखा है हम लोगों ने। मतलब एक समय ऐसा था जब पिताजी का जॉब तो मेरे 94-95 में हुआ। उससे पहले का जो दौर था, वो दौर मतलब ऐसा था कि बता नहीं सकता मैं। बहुत समय ऐसा रहा था जबकि वो लकड़ी चुन करके हम लोग बोरसी जो होता है, अलाव जो जलाते हैं, बोरसी पर लकड़ी जला करके, और उतना ही देर तक पढ़ाई कर पाता था जितना देर तक वो जलता था, उसी बीच खाना भी खा लेना है। तो ऐसे दौर हम लोगों ने देखा है। हर कमोबेश मेरा ऐसा मानना है कि मैं कोई अलग से पैदा नहीं हुआ हूँ, जो मैंने ही सिर्फ संघर्ष किया है। मुझे लगता है कि उस टाइम के और अभी के जितने भी लोग सक्सेसफुल हैं कहीं ना कहीं, सभी ने अपने अपने दौर में संघर्ष देखा है, काफ़ी संघर्ष देखा है। तो मैं भी उस दौर से गुजरा हूँ, और काफ़ी वो बुरा स्थिति था जब खाने के लिए कुछ नहीं था, काफ़ी भटकना पड़ा। मेरे पिताजी का जो जॉब लगने से पहले वो कोई ऐसा काम नहीं था जिसको वो नहीं किए थे। वो मिट्टी का घर तो अभी इसलिए मिट्टी का घर ही था, वो भी एक रूम था जिसमें हम लोग सब पूरे परिवार रहते थे। और हर एक चीज़, जैसे जंगल में पेड़ लगाना, जो बीट काटना होता है वहाँ पे ईंटा ये करना, और फिर वो जो आपका बैंजो पार्टी होता है उसमें काम करने का काम भी वो किए। तो लालन पालन बेसिकली बहुत गरीबी में हुआ है। और कहीं न कहीं वो एक दौर अब जो है आने के बाद, जब हम लोग का जॉब हुआ, अभी मेरा छोटा भाई का भी चयन जो है सो 2018 में दरोगा के ये में हुआ, पद पे हुआ है, तो अब ठीक है। सर आपकी कहानी सुनने के बाद सर सारी याद आ गया हमें कि ये जो चमक मिली है विरासत में नहीं मिली है, इसके लिए जलना पड़ा है। कहाँ तक सर सच है? जी बिल्कुल, देखिए ये सही है कि जब तक आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर अपने आप को झोंकोगे नहीं, तब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। खास अगर मैं ये डिसाइड नहीं किया होता कि हमको अपने लक्ष्य को किसी भी कीमत में चाहे कुछ भी हो जाए प्राप्त करना है, तो नहीं कर पाता। उसके लिए तो काफ़ी समस्याएं आई सामने ना, चाहे वो फैमिली को लेकर के हो। मेरे बच्चे थे तो फैमिली का जो अलग समस्या होता है वो भी था, घर भी चलाना था, और उसके बाद पढ़ाई करनी थी, और ऊपर से बैंक का जॉब था। बैंक में भी आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था। बावजूद इसके मैं बैंक में भी पढ़ाई करता था, क्योंकि बहुत सारे लोग कंप्लेन भी किए थे। तो मेरा जब वही लीजर टाइम होता, जो लंच का टाइम होता है, आधे घंटे का टाइम मिलता था, उस आधे घंटे में मैं अपना रिवीजन करता था। बैंक में रहने के बाद जब कभी टाइम मिलता था, 2-4 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट जब टाइम मिलता था, जब पब्लिक नहीं होती थी, उस दौरान भी अपने ड्रॉवर में भी किताब रखता था। और सब लोग देखने के बाद यही कहते थे कि पहला आदमी देखे हैं जो बैंक में रह करके और इस तरह से पढ़ाई करता है। तो वो कहीं ना कहीं आपकी कहानी, वो एकदम जो कहावत है वो एकदम 100% सही है कि चमक जो है सो यूं ही विरासत में नहीं मिलता है, इसके लिए वर्षों जलना पड़ता है। और निसंदेह अगर आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो जलना तो पड़ेगा। जब तक आप अपने आप को झोंकोगे नहीं, जब तक आप अपने अंदर जुनून नहीं लाओगे, तब तक बेशक जितनी जुनून का पावर जो होता है ना, जुनूनी जितने आप होंगे, आपका लक्ष्य आपसे उतना ही नज़दीक होगा, जितने ज़्यादा जुनूनी होंगे। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि 5-7 7 साल 10 साल तक तैयारी किया है लोगों ने, और मेरे साथ वैसा नहीं रहा। जब भी हमने तैयारी शुरू किया और पढ़ाई शुरू किया, तो जो भी एग्ज़ाम लिखा फर्स्ट टाइम मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में हुआ। रेलवे भी मेरा एग्ज़ाम निकला था, वो भी फर्स्ट एग्ज़ाम ही था जिसमें मैं निकाला था, फाइनल हुआ था। लेकिन उसी दौरान मेरा बैंक का रिजल्ट आ गया, तो मैं बैंक को प्रीफर किया और बैंक को ज्वाइन किया। तो कहीं ना कहीं आपको उस लक्ष्य के प्रति पूरे मनोयोग से लगना पड़ेगा। जब तक आप अपने आप को जलाइएगा नहीं, तब तक वो नहीं। वो वही कहावत है कि भाई सोने को जितना तपाओ वो तभी निखरता है। सर आज की युवा जो सर डीएसपी का तैयारी कर रही है, जेपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं सर? सबसे पहले मैं मेरे हिसाब से ये कहना चाहता हूँ कि आपने जो भी लक्ष्य बनाया है,
चाहे वो डीएसपी बनने का हो, चाहे आपका डिप्टी कलेक्टर बनने का हो, चाहे अन्य सेवाओं में जाने का हो, ये यूपीएससी क्लियर करना है। सबसे पहले एक बार मन से आपको ठान लेना है कि आपको अगर इस फील्ड में जाना है तो कंप्लीट आपको समर्पण दिखाना पड़ेगा। कहीं अगर आप दो नाव पर पैर रख रहे हैं कि आप ये भी कर लेंगे और ये भी कर लेंगे, तो वो सक्सेसफुल होने में बेशक बहुत टाइम लगेगा आपको। कहीं ना कहीं आप अगर समर्पित है, आपको लग रहा है कि हमारा एक लक्ष्य है, तो उसके प्रति एकदम दिन रात से फिर लग जाइए। और जब लग जाइए तो फिर कोई बाधाएं आपको रोक नहीं सकती उस लक्ष्य को प्राप्त करने से। तो सभी युवाओं को मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक बार आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया तो जो भी लक्ष्य आपने निर्धारित किया उससे संबंधित आप सिलेबस को लें और सिलेबस को एकदम थ्रू आउट बढ़िया से आप पढ़ें, चूँकि मेन सिलेबस ही होता है, उसको ढंग से आप पढ़ें और आप अपनी तैयारी शुरू करें, निश्चित रूप से आप कामयाब होंगे। सोशल मीडिया पर आप हमेशा छाए हुए रहते, क्या कहते हैं? नहीं, छाए हुए नहीं रहते हैं, लेकिन हाँ ऐसा है कि बहुत सारे लोगों का हम लोगों से शिकायत रहता था, क्योंकि जब जॉब का ये नेचर बदल गया तो टाइम बहुत कम मिलता है कि सभी लोगों से, अपने लोगों से रूबरू हो पाए। और मेरा ऐसा मानना है कि सोशल मीडिया एक अपने लोगों से मिलने का एक माध्यम, प्लेटफॉर्म है, जहाँ नहीं चाहते हुए बहुत सारे ऐसे लोग से भी मिल पाते हैं, आप बात कर पाते हैं। कौन सा नाम का पेज है सर? मेरा एक पर्सनल पेज है DYSP अशोक करके, आप उसको देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। DY क्या बोले सर? DYSP अशोक पेज है, उस पर मैं अवेलेबल रहता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके लोगों का जवाब दे सकूँ। बहुत सारे लोगों का बहुत सारा क्वेरीज रहता है, लोग बोलते हैं कि बहुत है, लोगों का प्यार है, जो कुछ भी मतलब सोशल मीडिया से मिला है यह लोगों का प्यार है, बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए सभी ये को धन्यवाद। और आपके एक सवाल सर, आप नक्सलियों के गढ़ में रहकर सर काम करते हैं सर, डर नहीं लगता आपको? नहीं, देखिए डर के नहीं जीना है। अच्छा, मौत से डर लगता है? नहीं, मुझे नहीं लगता है, मतलब लिटरली मैं बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग शौक से बताते होंगे कि मौत से डर नहीं लगता, लेकिन देखिए आपको लगता है कि अगर जब आपको मौत आनी होगी ना, तो आप कोई ताकत आपको नहीं रोक पाएगा। तो वह डर के क्या रहना है, लोगों का सेवा करना है, लोगों को सुरक्षित रहने का जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। और जहाँ पर हम पोस्टेड हैं, जो हमारा 5 थाना और एक OP है, इस सभी थाने जो हैं सो कमोबेश सभी नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहे हैं। अभी कहाँ पोस्टिंग है आपका सर? अभी तो वर्तमान में मैं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सिमरिया के रूप में कार्यरत हूँ। यहाँ लगभग मैं 15-16 महीने से हूँ और मैं बहुत खुश हूँ अपने काम से। सिमरिया चतरा तक नक्सलियों का गढ़ है सर, कैसे सामना करते हैं? बस देखिए, लगे हुए हमारे वरीय पदाधिकारी भी काफ़ी मेहनत करते हैं इसमें। हमारी पूरी टीम, चतरा की टीम जो बहुत अच्छी है, सब लोगों का कोऑर्डिनेशन, सबका कोऑर्डिनेशन और सबके एक साथ समन्वय से हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि बहुत हद तक हम लोग नक्सलियों पर काबू पा पाए। और निश्चित रूप से एक समय ऐसा आएगा, बहुत जल्द ही आने वाला है, कि नक्सलियों को यहाँ से छोड़ के भागना पड़ेगा, या तो वो सरेंडर करेंगे या तो मारे जाएंगे। चेतावनी क्या देते हैं सर? बस यही है कि देखिए, हमारे झारखंड सरकार का ये जो आपका सरेंडर पॉलिसी है बहुत बेहतरीन है, ठीक है। इसका लाभ उठाए नक्सली लोग, आए मुख्य धारा से जुड़े, भटके हुए कहीं ना कहीं हैं, कुछ ना कुछ वजह से लोग भटक करके मुख्य धारा से हट करके नक्सल बन गए हैं और विकास कार्यों को प्रभावित करते हैं। हम सबसे अपील करना चाहते हैं कि भाई आप उस अनैतिक कार्यों को छोड़ करके वापस मुख्य धारा में आए। प्रशासन और सरकार आपकी स्वागत करती है और इसका लाभ उठाएं आप, और जो हमारा सरेंडर पॉलिसी उसका लाभ उठाएं। इतना बेहतरीन सरेंडर पॉलिसी है, हम मुख्य धारा से जुड़े और विकास में सहयोग करें। आप कानून को अपने हाथ में लेने का प्रयास करेंगे तो उसके लिए हम लोग बैठे हुए हैं, हम लोग तैयार बैठे हैं, पूरी प्रशासन की टीम तैयार बैठी है। हम बेहतर ढंग से निपटेंगे और जाहिर सी बात है, उनको चेतावनी तो दे ही रहे हैं और वो देखते भी होंगे। जब से मैं यहाँ हूँ तब से उन लोगों ने महसूस किया होगा कि हम लोग वैसे लोगों का जो अमन शांति के खिलाफ हैं या फिर जो प्रशासन के खिलाफ जो काम कर रहे हैं, उनको हम लोग बख्शते नहीं हैं। सर, कभी ऐसा लगा सर कि जब मुठभेड़ हुआ हो तो सामने मौत नज़र आया हो इस क्षेत्र? ऐसा बहुत बार नहीं हुआ है। अभी मेरे जब मैं यहाँ मेरी पोस्टिंग हुई थी तो शुरुआत में TPC के साथ एक मुठभेड़ हुई थी हमारी, जो पलामू एरिया नागद के पास हुआ था। तो एकदम सामने से 10 मीटर से गोली चली थी। उस टाइप पे एकाएक जब गोली चली तो थोड़ा सा मन में भय आया, लेकिन उसके बाद हम लोग जो है सो मुंहतोड़ जवाब दिए। लोग भागने पर मजबूर हुए लोगों, तो वो डर का कोई बात नहीं है। हमारे पूरे जवान पूरी शक्ति के साथ लड़े थे हम लोग, तो ऐसा कोई बात नहीं। पुलिस वर्दी में एक चीज़ लिखा हुआ रहता है सर कि सेवा ही लक्ष्य है,
ये क्या मायने रखता है? देखिए अभी क्या है कि वाकई में एक बहुत अच्छा ये है, सेवा ही लक्ष्य है हमारा। जो प्रशासन जो है कहीं ना कहीं हम जो है सो पब्लिक के लिए है, ठीक है, वो चाहे जिस तरह का भी सेवाएं हो। और कहीं ना कहीं पुलिस का भी जो हमारा लक्ष्य जो है वो सेवा ही है पब्लिक का, चाहे उनकी जो समस्या हो, जिस तरह की भी समस्या हो, उन तक पहुंचना, ज़रूरतमंदों तक पहुंचना, उनकी समस्याओं को सुनना, उनको समस्याओं को निजात दिलाना, ठीक है, ये हमारा लक्ष्य ही है। तो और कहीं ना कहीं ये एक जैसे हमारा जो चयन हुआ उसमें झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, तो सर्विस उसमें भी जुड़ा हुआ है, सेवा का है। तो कहीं ना कहीं हम उसी पब्लिक के ये से हैं और पब्लिक का सेवा करना हमारा कर्तव्य भी है। तो इस वजह से सेवा ही लक्ष्य है हमारा पुलिस का भी। शुक्रिया सर। लास्ट में यही कहना चाहते हैं सर, जय हिंद। बिल्कुल, जय हिंद, जोहार और ऑल द बेस्ट। थैंक यू।